तो हमने लास्ट वाली क्लास में हमने देखे थे कि ज्वालामुखी के प्रकार पढ़ रहे थे हम, और ज्वालामुखी के, हाँ ठीक है, ज्वालामुखी के प्रकार में हमने देखा था कि ज्वालामुखी प्रकार को हमने देखा था कि 3 तरीके से बांट दिया था। एक उद्गार की प्रक्रिया के आधार पर देख लिया था कि उद्गार जो हो रहा है उसकी प्रक्रिया कैसी है, ठीक है। और फिर हमने देखा था इसकी लावा की प्रकृति के आधार पर देखा था एक, और फिर तीसरी वाला क्या देखा था हमने, उद्गार की अवस्था कैसी है, ठीक है। तो इसमें हमने 4 देखे थे। कौन कौन 4 देखे थे? केंद्रीय नलिका देखा था, फिर दरारी वितर देखा था, और अंतरप्लेट, और एक पंख ज्वालामुखी। तो 3 कल हमने कवर कर लिए थे। और ये पंख ज्वालामुखी वाली बात है, तो पंख ज्वालामुखी आज हम देखने वाले हैं कि पंख ज्वालामुखी क्या है। इसको मड वॉल्केनो इंग्लिश में बोलते हैं, MUD मड, ठीक, जो कीचड़ जिसे बोलते हैं, मड वॉल्केनो, या इसी को सूडो भी बोलते हैं। सूडो की स्पेलिंग क्या होगी? ये, ठीक, सूडो ज्वालामुखी, ठीक है, या सूडो वोल्केनो। सूडो की स्पेलिंग SUEDO, ये लिखिए SUDO, सूडो, P साइलेंट होगा इसमें, ठीक। तो इसमें समझो पंख ज्वालामुखी क्या हो गया, मड वोल्केनो, इसमें लिख दे, शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ मैं यहाँ पे। अब क्या है मड वोल्केनो किसे बोलते हैं, इसको समझ लो एक बार। मतलब भूपृष्ठ पर एक ऐसी संरचना होगी, ठीक है, जिससे क्या होगा आप समझोगे ना। भूपृष्ठ पर एक ऐसी संरचना जिससे गर्म कीचड़, काल वाला मार कर लीजिए, जिससे गर्म कीचड़ निकल रही है, ठीक है, गर्म कीचड़ का उद्गार हो रहा है, ठीक, तथा विभिन्न गैसें साथ में हो रही हैं। गर्म कीचड़ भी निकल रही है, विभिन्न गैसें, साइड में कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन भी है, ठीक है, ऐसे बहुत सारी अम्ल लवण भी निकल रहे हैं। तो गर्म कीचड़ ऐसे निकल रही है और बहुत सारी गैसें उद्गारित हो रही हैं। तो ऐसी संरचना को क्या बोलेंगे? पंख ज्वालामुखी कहते हैं, डैश मारिए, पंख ज्वालामुखी कहते हैं, ठीक। अब चूंकि इसमें क्या है कि, और कैसे, जैसे लावा जब निकल रहा है, मतलब लावा तो नहीं निकलेगा, तो कीचड़ जो निकलेगी, लावा लावा हम लोग बोलते हैं बार बार, तो इसमें कीचड़ जो निकल रही है उसकी टीले जैसे, एक माउंट जैसे बन जाता है, टीला जैसे बन जाता है, टीले जैसी संरचना होती है। और वो कितना, उसकी लंबाई चौड़ाई क्या है लगभग, तो ऊंचाई लगभग 1 से 2 किलोमीटर, मतलब सॉरी मीटर, किलोमीटर नहीं मीटर, 1-2 मीटर से लेकर 700 मीटर तक इतना ऊंचा चलेगा। तो या तो इतनी 1-2 मीटर तक ही हो जाएगी, या 700 मीटर तक इतनी ऊंची भी हो सकती है वो। और क्या है, या फिर चौड़ाई कितनी हो सकती है, चौड़ाई में फैली भी कितनी हो, 1-2 मीटर से चौड़ाई 100 मीटर तक हो सकती है, इतनी चौड़ी हो सकती है, और 700 मीटर तक ऊंची हो सकती है, ठीक। अब आपके संघर्ष में नहीं लिखा जाएगा कि लाइट के बिना पढ़ रहे थे हम लोग, है ना। चलो अब फिर चलेगी लाइट, हाँ फिर लाइट चलेगी, आई थिंक नहीं चलेगी, इसको AC को ऑन कर लो, अभी आइए। तो ये समझा हमने कि गर्म कीचड़ क्या है, इसमें गर्म कीचड़ निकलेगी और विभिन्न सारी बहुत सारी गैसें निकलेंगी। और फिर क्या है, इसकी ऊंचाई कितनी हो सकती है, 700 मीटर तक ऊंचाई हो सकती है, चौड़ाई कितनी हो सकती है, 100 मीटर तक चौड़ाई हो सकती है, ध्यान रखना। अब चूंकि इसमें लावा का अभाव है कि लावा नहीं आता है, ये हम ज्वालामुखी तो बोल रहे हैं, अब ज्वालामुखी बोल रहे हैं, ज्वालामुखी सुनते ही हमें लावा का ध्यान आता है कि लावा निकले होगा, ये सब होगा। तो चूंकि इसमें लावा नहीं निकल रहा है, हम पहुंचे वहाँ तक कि लावा लावा देखें, लावा पता चले कीचड़ निकल रही है, तो एक तरह से हमारा छद्म हुआ। तो इसलिए इसको क्या बोलने लगे, छद्म ज्वालामुखी भी बोलते हैं इसको, या कूट ज्वालामुखी, कूट करते हैं ना, कैसे कूट करना धोखा देना टाइप में, तो इसलिए कूट ज्वालामुखी है, छद्म ज्वालामुखी बोलते हैं इसको। कूट, छद्म को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सूडो, ठीक है, तो छद्म को इंग्लिश में सूडो बोलते हैं। लावा के अभाव के कारण इसमें लावा आ ही नहीं रहा है, उद्गार हो रहा है तो उसमें लावा नहीं निकल रहा है। जब ज्वालामुखी नाम सुनते हैं हमें समझ में आता है कि भैया लावा निकलेगा, लावा दिखेगा उसमें से, ठीक, तो लावा नहीं निकलता है, इसे छद्म ऐसे बोलते हैं कि छद्म, ऐसे छद्म ज्वालामुखी भी बोलते हैं। और ये क्या है, इससे गर्म कीचड़ निकल रही है। अब सुनो, छोटे आकार का जो होता है, छोटे आकार का जो पंख ज्वालामुखी होगा उसको क्या बोलेंगे, मड पॉट, छोटा सा मड पॉट बनाता है वो तो पंख पात बोलते हैं, जिसका छोटा आकार होगा। और छोटा आकार क्या है, 1-2 मीटर के आसपास ही, उससे 3-4-5 ऐसे होगा, उसको क्या बोलेंगे, मड पॉट बोलेंगे। और इससे जब जो निकलेगा कि गर्म कीचड़ निकल रही है, इसका पंख ज्वालामुखी का उद्गार हो रहा है, तो उससे सर्वाधिक मात्रा में क्या निकलती है, मीथेन, ठीक है, मीथेन गैस जो होती है, मीथेन गैस का फॉर्मूला क्या फॉर्मूला है, CH4 है ना, ऐसे लिखेंगे CH4, नीचे लिखेंगे, ठीक, CH4। तो प्रीफिक्स सफिक्स बोलते हैं इसको सफिक्स बोलेंगे, प्रीफिक्स बोलेंगे, थोड़ा सफिक्स बोलेंगे, प्रीफिक्स तो नहीं बोलेंगे, लेकिन सफिक्स भी पूरी तरीके से नहीं बोलेंगे क्योंकि अलग चीज़ है। अच्छा ये समझो यहाँ पर मीथेन गैस, और मीथेन गैस कितनी निकलती है सर्वाधिक मात्रा में, जो कुल पदार्थ निकल रहा है, जो कुल पदार्थ निकलेगा उसका 86% लगभग कम से कम लगभग 86% इसमें मीथेन गैस ही निकलेगी। तो कितना लिख लो यहाँ पे, 86% लिख लो, मतलब कुल पदार्थ का लिखना, कुल पदार्थ का 86%, मैं 86 लिख दे रहा हूँ, कुल पदार्थ का जो ज्वालामुखी उद्गार में, पंख ज्वालामुखी उद्गार में से निकल रहा है, कुल पदार्थ का 86%, यानी उसमें से गैस हैं और जो भी चीज़ें निकल रही हैं, उस गैस से राख वगैरह निकल रही, कुछ गर्म कीचड़ निकल रही, उनमें से सबसे ज़्यादा क्या निकल रहा है, मीथेन, ठीक है, ध्यान रखना, मीथेन गैस निकल रही है, और कुल पदार्थ का लगभग 86% गैस निकलती है। उसके अतिरिक्त जो कार्बन डाइऑक्साइड लिख रखा है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, नाइट्रोजन निकलती है, विभिन्न प्रकार के अम्ल और लवण भी निकलते हैं, आदि प्राप्त होते हैं। समझ में आया ये चीज़, समझ, यानी कि पंख ज्वालामुखी से लवण, अम्ल, ये सब भी मिलते हैं, गैसें भी मिलती हैं, गर्म कीचड़ भी मिलती है, और हमें मीथेन गैस भी मिलती है, ठीक। गैसों में सबसे ज़्यादा अधिक कौन सी गैस है, मीथेन। कुल पदार्थ का 86%, ये ध्यान रखना।
अब जो उद्गार इसका हो रहा है, गर्म कीचड़ निकल रही है, ऐसे कीचड़ तो बना दिए हम लोग, खड्डे खोद दिए, उसमें कीचड़ बन गई, वो तो अलग ही बात है। और ये अपने आप निकल भी रही कीचड़ नीचे से, और ये कीचड़ अलग होती है। एक मिनट बाद भी जो हमने सुना, उसके मिनट बाद भी कुछ लोग इसको भी ले लेते हैं बाद में, लेकिन गर्म होती है, बाद में ठंडी अलग होती है, उसके बाद में इसकी अंदर से निकलती, थोड़ा बोलते हैं कि जैसे मुल्तानी मिट्टी वगैरह मट बात करते हैं, ऐसे इसका भी थोड़ा लोग कुछ लोग मट बात कर लेते हैं, लेकिन तुरंत के तुरंत नहीं, बहुत गर्म होती है। उसको निकाल के वो अंदर से आती है, प्योरिटी वाली बात में बात करते हैं। लेकिन जो अंदर से आ रही उद्गार हो रहा है, उसको कैसे निकल रहा है, ये निकल कैसे रहा है, जैसे ज्वालामुखी में लावा निकल रहा है, कि ये कैसे निकल रहा है, तो इसके बारे में लोगों ने दो प्रक्रिया बताई हैं, कि सामान्यतः दो प्रक्रिया चल रही हैं, बाकी अभी तो ये चल रही हैं। तो पहली प्रक्रिया में क्या है, पहली प्रक्रिया के अंतर्गत ये क्या है कि बता रहे हैं कि जो गहरी गहरी दरार बन गई है, जैसे हमने देखा ना, ये ऐसे प्लेट है, तो इस प्लेट में ऐसे बहुत गहरी दरार बन गई, तो इसमें ऐसे तो जो भूमिगत जो अंडरग्राउंड वाटर होता है, एक तो ऊपर वाटर, एक जो भूमिगत जल होता है जहाँ से नीचे से आता है पानी, तो भूमिगत जल जो है ना वो भूगर्भ में चला जाता है और नीचे चला जाएगा। जब दरार बन गई, और जब दरार ऐसे प्लेट के मतलब ऐसा है कि इतना, तो ये यहाँ पे तो जो भूमिगत अंडरग्राउंड वाटर है, हमें ये वाटर अपने आप ही है, दरार बनेगी, वो दरार इसमें और दरार बनेगी, ठीक है, तो इससे पानी और नीचे चला जाएगा। तो जो पानी नीचे चला गया, जो भूमिगत जो जल होता है, भूमिगत जल भूगर्भ में अधिक तापमान वाले क्षेत्र में, जहाँ नीचे टेम्परेचर बढ़ेगा गहराई के साथ जाने के बाद, तो उस वाले क्षेत्र में चला जाता है। कौन, ये भूमिगत जल, ये जब चला जाता है तो फिर गर्म होगा नीचे जाके, फिर गर्म होगा तो फिर ऊपर उठेगा, ठीक, तो गर्म होकर जो आरोहित होता है, आरोहित मतलब ऊपर उठता है, तो गर्म होकर आरोहित यानी गर्म होकर ऊपर उठेगा। और जब ऊपर आता है, ऐसे ऊपर उठ के आ रहा है ऊपर, तो आते हुए यानी ऊपर आते हुए जो चट्टानों के खनिज हैं, चट्टानों के खनिज उनको घोलता हुआ लेके आता है, चट्टान के खनिज है उनके उस संग में घुलते चले आएंगे ऊपर। समझ में आ रहा है कि पानी पहले तो नीचे गया, अब जो गर्म होकर ऊपर उठा, तो गर्म होकर नीचे कैसे गया, दरार बनी तो नीचे गया, बिना कहोगे पहले नीचे गया, ऊपर ऐसे अपने आप चला गया, दरार हुई, दरार बनी तो नीचे चला गया, ग्रेविटी वाला मामले में। और जब गर्म हुआ तो ऊपर उठा, तो गर्म होकर ऊपर उठा। अब ऊपर आने के क्रम में जो बहुत सारे चट्टानों के खनिज हैं जो घुल सकते तो उसमें घुल गए, तो घुलते 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 होते गारे, मतलब जैसे गाढ़ा बन जाता ना, गाढ़ापन में होता, तो गारे, और जो गारे का सदन मतलब कीचड़ जैसी संरचना बन जाए, वो कीचड़ जैसी संरचना ऊपर निकलती आती हुई है, ठीक है, यानी कि गर्म होकर ऊपर उठ के निकल गया। तो एक प्रक्रिया में तो ये बताया कि भैया भूमिगत जल पहले नीचे गया, गर्म हुआ अधिक तापमान क्षेत्र में, तो ऊपर उठा, आरोहण के क्रम में आते क्रम में जो चट्टान के खनिज जो पिघल सकते थे, घुल सकते थे, उसमें घुल सकते थे, वो घुलते घुलते ऊपर आए, तो गारे सदृश मतलब गारे जैसी संरचना निकलती है, कीचड़ जैसी निकल के आए। दूसरी प्रक्रिया के माध्यम से क्या बता रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि नहीं, जो मैग्मा है, जो नीचे से मैग्मा का आरोहण हमने पढ़ा था, मेंटल प्लूम जैसे सबको देखा, मैग्मा ऊपर उठ रहा है जो, तो मैग्मा का जो आरोहण हो रहा है, ऊपर उड़ रहा है, वो मैग्मा आरोहण के समय या ऊपर उठते समय जो भूमिगत जल है, जैसे मान लो ये हमने बताया ऐसे बनाया, यहाँ बना ये जल बनाया, ये इतना जल अंडरग्राउंड वाटर है, ये पूरे ऊपर कवर है, तो मैग्मा यहाँ से आ रहा है, तो आने के क्रम में मैग्मा आने के क्रम में इस जल के संपर्क में आएगा, तो इस जल के जब संपर्क में आएगा तो ये लिखा है मैग्मा आरोहण के समय भूमिगत जल के संपर्क में आता है, और तथा ये जो गर्म, अब ये गर्म जल हो जाएगा वो, अब वो गर्म जल क्या है, आरोहित होकर कीचड़ अथवा गारे का उद्गार बनेगा। लेकिन पहली प्रक्रिया में क्या करें, जल नीचे जाएगा अपने आप, फिर गर्म होकर ऊपर आएगा। इसमें कह रहे हैं जल नीचे नहीं जाएगा, मैग्मा ही ऊपर आएगा, और जहाँ पर जल है उसी को गर्म करके ऊपर भेज देगा, ठीक। और उसमें क्या है, वो गर्म यहाँ, पहली प्रक्रिया में क्या है, जल यहाँ पे, जल नीचे गया पहले, फिर गर्म होकर ऊपर आया। दूसरी प्रक्रिया में क्या है, इसमें मैग्मा अपने आप ऊपर आए, इस गर्म को यहीं से ऊपर भेज दिया, तो फिर जो निकल के आ रही कीचड़ वगैरह निकल के, तो दो प्रक्रिया अलग अलग बता दी, दोनों में डिफरेंस थोड़ा समझ लेना। एक में क्या, जल नीचे गया, गर्म होकर ऊपर आया, तब कीचड़ बनी। एक में क्या है, वो जल वहीं पे, बस मैग्मा ऊपर आया, उसने गर्म होकर उस ऊपर भेजा, तो कीचड़ निकली, ठीक। ये उद्गार की प्रक्रिया, क्या उद्गार के लिए सामान्यतः दो प्रक्रिया मानी जाती है कि पंख ज्वालामुखी ऐसे क्यों निकल रहा है। अब हम थोड़ा समझ लेते हैं कि उसकी उपस्थिति ये कहाँ कहाँ पाई जा रही है, पंख ज्वालामुखी कहाँ पाई जा रही है। पंख ज्वालामुखी का मतलब वहाँ पे लावा नहीं होगा ना, कीचड़ होगी, पंख का मतलब कीचड़। सर्वाधिक मात्रा में ये मध्य एशिया के आसपास कैस्पियन सागर है, वहाँ मिलेंगी, कैस्पियन सी है वहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में ये वहाँ मिलेंगे। बाकी भारत में भी पंख ज्वालामुखी, ये ध्यान रखना आप, ठीक। और यूएसए, पाकिस्तान, इंडोनेशिया आदि में, ठीक। भारत के कहाँ पर है, अंडमान के बरटांग में, अंडमान जो अंडमान निकोबार है उसके बरटांग क्षेत्र में, ठीक, वहाँ पे है ये पंख ज्वालामुखी, वहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो आपको कहीं दूर नहीं जाना पड़ेगा, अंडमान निकोबार जाके देख सकते हो वहाँ पे, और ये देख भी सकते हैं, इतने मतलब विनाशकारी नहीं होते कि आप देखो वहाँ पे फट जाए और हम लोग जल मर जाए, ऐसे नहीं। बहुत छोटी होती, साइज भी कितना 700 मीटर, मैक्सिमम साइज 700 मीटर है, तो इतना बहुत भी ज़्यादा ऊँचा नहीं है, तो हम देख सकते हैं आराम से। लेकिन 700 मीटर एक हिसाब से बहुत ऊंचा है, लेकिन इतना ऊंचा दिखेगी नहीं हमेशा, ये ध्यान रखना। कभी कभार होता है, बनना तो क्योंकि कीचड़ होती है तुरंत फैल कैसे गिर जाएगी। कभी कभार बहुत थोड़ी ठोस किसी प्रकार की बहुत तेज हुआ तो 700 मीटर तक पहुंच जाएगा। अब यहाँ देखो ये क्या लिखा है, पेंट पॉइंट ज्वालामुखी, मतलब कई बार ज्वालामुखी ऐसी होती है रंगीन ज्वालामुखी, कीचड़ निकलेगी बिल्कुल रंगीन, बहुत अच्छे कलरफुल मिलेगी। तो पेंट पॉइंट ये कैसे
कि मतलब क्या है, जब जल नीचे जा रहा है, फिर वैसे ये प्रक्रिया हमने देखी, जल नीचे जा, या तो ये प्रक्रिया हो रही होगी या ये हो रही है, ये संभावना हमने जताई है, हमें भी क्लियर नहीं कैसे हो रहा है, लेकिन मान लिया इन दोनों पे गए तो जल जो नीचे जा रहा है या फिर मैग्मा से जल ऊपर आ रहा है, तो ये चट्टानों के खनिज वगैरह ये सब घुल मिल जाते हैं, और खनिज है, सल्फाइड है, इसमें इन सब में कलर होता है, सब सल्फाइड वगैरह सब, ये चट्टान खनिज इतने इस प्रकार से घुल जाते हैं, तो जब ऊपर आते हैं बिल्कुल रंगीन जैसे दिखते हैं, बहुत रंग कलरफुल दिखते हैं, तो वो ज्वालामुखी आती है, इसमें बहुत रंग, इसीलिए इसको पेंट पॉट ज्वालामुखी बोलने लगे, किसको, जहाँ जहाँ ऐसी संरचना पा रहे हैं, मतलब ज्वालामुखी तो ये भी वही पंख ज्वालामुखी है, लेकिन जहाँ पर कीचड़ रंगीन निकल रही है तो उसको पेंट पॉट ज्वालामुखी बोले। यानी क्या बोल, इसमें क्या लिख सकते हो, इसमें क्या लिखोगे कि जब चट्टानों के खनिज, सल्फाइड आदि सब कुछ घुल के ऊपर आते हैं तब कीचड़ रंगीन हो जाती है, ठीक है ना, तब कीचड़ रंगीन, चट्टानों के जो खनिज हैं, सल्फाइड आदि सब कुछ घुलकर कीचड़ रंगीन हो जाती है, तब जो ज्वालामुखी होती है उसे पेंट पॉट ज्वालामुखी बोलते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। और ये क्या है, लगभग 1100 के आसपास, मतलब पूरे विश्व में लगभग 1100 के आसपास पंख ज्वालामुखी पाई जाती है, ठीक है, लिखाइए आपने, पॉइंट लिखाइए। और इस वाले में जो मैंने आपको बताया था जगह छोड़ने की, इसमें से ये चीज़ लिख लिया आपने, मतलब ये ध्यान रखना, इसमें क्या है, गर्म जल ऊपर जाना, आरोहण का मतलब ऊपर उठना, ठीक। अब यहाँ समझो 1100 के आसपास ये ज्वालामुखी हैं पूरे विश्व में। और एक पॉइंट चाहे इसमें और लिख लो कि जो अधिकांश जो ये पंख ज्वालामुखी है वो सबडक्शन वाले क्षेत्र में होते हैं, अधिकांश पंख ज्वालामुखी सबडक्शन वाले क्षेत्र में। सबडक्शन कौन सा क्षेत्र है, वो क्षेपण वाला ना, जहाँ प्लेट नीचे जा रही है, ठीक है, सबडक्शन वाले क्षेत्र में, यानी कि अधिकांश जो पंख ज्वालामुखी है वो कौन से क्षेत्र में मिलेंगे, सबडक्शन वाले क्षेत्र में या सबडक्शन जोन में मिलेंगे। अधिकांश पंख ज्वालामुखी सबडक्शन जोन में मिलेंगे, ठीक है, सबडक्शन वाले क्षेत्र में या सबडक्शन जोन, बात तो एक ही है, जोन का मतलब क्षेत्र, तो सबडक्शन जोन में, ठीक, ये समझ में आया। अब हम ये पूरा हमारा उद्गार की हमने पढ़ा था ना, उद्गार की प्रक्रिया के आधार पर तो चारों ज्वालामुखी हो गई, चारों प्रकार की। और ये क्या है, लावा के में अम्लीय और लावा हमने देखा था, अम्लीय लावा ज्वालामुखी और क्षारीय लावा ज्वालामुखी। तो अम्लीय लावा ज्वालामुखी में किसका नाम ले देंगे, केंद्रीय नलिका उद्गार ज्वालामुखी में, जिसमें से हवाई द्वीप वाले को छोड़ देंगे, ठीक। और क्षारीय लावा ज्वालामुखी दूसरी वाली ज्वालामुखी, उसमें किसका नाम ले देंगे, अंतरा प्लेट ज्वालामुखी और दरारी विदर उद्गार वाली, ठीक, उसका नाम ले देंगे। तो ये वाली भी, दूसरी वाली भी हमारी हो गई, यानी कि ये डन हो गया हमारा, और ये वाला भी हो गया। तो उसमें हमने बताया था इसको ऐसे लगा दो इसमें, ठीक। और क्या है, अवस्था के आधार पर अब हम पढ़ ले रहे हैं कि उद्गार की अवस्था के आधार पर, जो उद्गार हो रहा है या नहीं हो रहा है, या कभी हो रहा है कभी नहीं हो रहा, उस अवस्था के आधार पर ज्वालामुखी को 3 भागों में बांट लिया गया है, सक्रिय ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी और मृत ज्वालामुखी। सक्रिय मतलब एक्टिव ज्वालामुखी, एक्टिव वोल्केनो, प्रसुप्त को बोलते हैं डोरमेंट, ठीक, DORMANT, ठीक, वोल्केनो। और मृत को बोलेंगे डेड या फिर एक्सटिंक्ट, एक्टिव पैसिव लेकिन डेड और एक्सटिंक्ट, ठीक, डेड और एक्सटिंक्ट ज्वालामुखी या वोल्केनो, ठीक, ये बोलेंगे इसको। अब समझ लेते हैं, अब सक्रिय ज्वालामुखी क्या है, कि इसके में क्या लिखोगे, सक्रिय ज्वालामुखी परिभाषा में टाइप में क्या लिख लोगे कि ऐसे ज्वालामुखी जिनमें वर्तमान में, ठीक है, जिनमें वर्तमान में ज्वालामुखी क्रियाएं हो रही हैं, ये सुन लो एक बार, में बाद में अपने आप लाइन में लिख ही लोगे, ऐसी ज्वालामुखी जिनमें वर्तमान में ज्वालामुखी क्रियाएं हो रही हैं, यानी कि लावा निकल रहा है, ठीक है, फटफट आ रही, नीचे से बन रहा है लावा, मैग्मा बन रहा है, ठीक। तो ऐसी ज्वालामुखी जिनमें वर्तमान में ज्वालामुखी क्रियाएं हो रही हैं तथा इनसे विभिन्न ज्वालामुखी पदार्थ निकलते हैं, जैसे राख है, टुकड़े आदि सब कुछ निकलता है। तो बस ऐसे मतलब समझे, यानी कि ऐसी ज्वालामुखी जिनमें अभी भी ज्वालामुखी क्रियाएं हो रही हैं और राख आदि सब कुछ निकल रहा है, तो वो ज्वालामुखी सक्रिय ज्वालामुखी कहलाती हैं। और ऐसी ज्वालामुखी विश्व में कुल लगभग कितने में देखी थी, 550, ठीक है, 550 ज्वालामुखी ऐसी हैं हम देखा था, जिसकी 2/3 कहाँ पर हैं, 2/3 रिंग ऑफ फायर है ना, सर्कमपेसिफिक, यानी कि इस 550 की लगभग 2/3 ज्वालामुखी कहाँ पर है। ये चीज़ कनेक्ट करते रहना कि वो, हाँ, रिंग ऑफ फायर, अग्निवलय, परिप्रशांत मेखला या फिर एंडेसाइड लाइन भी बोलते हैं उसको, है ना। ये सब नाम, 5 नाम ध्यान रख लेना, किसी नाम से भी क्वेश्चन में आ जाए तो ध्यान रखें। तो अब ये थोड़ा हम समझ लें ये ज्वालामुखी कहाँ कहाँ कैसे कैसे हैं। तो ये जो ओजोस हमने पहले देखा, यानी कि सक्रिय ज्वालामुखी में क्या लिख लोगे, ऐसी ज्वालामुखियाँ जिनमें वर्तमान में ज्वालामुखी क्रियाएं हो रही हैं, ठीक है, और उसमें उसके उद्गार में विभिन्न गैसें और राखें आदि निकलते हैं, उसको ज्वालामुखी को चक्रीय ज्वालामुखी बोलते हैं, सक्रिय ज्वालामुखी बोलते हैं। और इसके उदाहरण है, या फिर ये कहाँ पाए जाते हैं, तो ओजोस डेल सैलूडो हमने पहले लिख रखा है, ये अर्जेंटीना व चिली की सीमा पर निकलेगा। और ये विश्व की, इसको लिखो, विश्व की सबसे ऊँची, ये क्या है, ओजोस डेल सैलूडो क्या है, विश्व की सबसे ऊँची सक्रिय ज्वालामुखी, यानी सबसे ऊँचा सक्रिय ज्वालामुखी है ओजोस डेल सैलूडो, विश्व का सबसे ऊँचा सक्रिय ज्वालामुखी। और ये कहाँ पर है, अर्जेंटीना और चिली की सीमा पर, ठीक है।
हमने पीछे जब देखा था ना सबडक्शन वाला क्षेत्र पढ़ा था, अर्जेंटीना वाला थे, अगर एंडीज पर्वत वगैरह सब देखे थे वहीं पर हमने पढ़ा था ज्वालामुखी निकलते हैं। अर्जेंटीना और चिली की सीमा पर, अर्जेंटीना एक देश है, चिली एक देश है, उसकी सीमा पर है ये कौन सी, ओजोस डेल सेलोडो, चिली की सीमा पर है। और ये क्या है, विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक, अब ये कोटोपैक्सी ये कहाँ पे है, इक्वाडोर में, और ये दूसरा सबसे ऊंचा है, सेकंड लिख देना, वो फर्स्ट हो गया, दूसरा हो गया। ठीक, किलायू व मोना लावा ये कहाँ पे, हवाई द्वीप पर है, और इसमें से सबसे ज़्यादा लावा निकलता है, मतलब ये क्या है, सर्वाधिक सक्रिय है, सर्वाधिक सक्रिय। इक्वेडोर ये लिख दे रहा था देखो, इक्वेडोर। ठीक, और ये तीसरा वाला समझो, किलायू व मोना लोवा, इसको समझो पहले एक बार देख लो फिर भाई। किलायू व मोना लोवा क्या है, ये सर्वाधिक सक्रिय है, यानी कि सबसे ज़्यादा लावा, मतलब एक्टिव तो है, कोई एक्टिव है कि इसमें निकल गया, थोड़ा निकल गया, अब निकल गया, एक्टिव इसे भी एक्टिव बोलेंगे, लेकिन ये जो किलायू व मोना लावा है ये क्या है, इसमें इतना ज़्यादा लावा निकलता रहता है, सर्वाधिक सबसे ज़्यादा लावा इसी में से निकलता है। ठीक है, इसको बोलते हैं सर्वाधिक लावा वाली ज्वालामुखी, इसमें सबसे ज़्यादा लावा निकलता है। ठीक, ऐसा समझा। एटना ये कहाँ, भूमध्य सागर में है। ठीक है, एटना भूमध्य सागर में, जो मतलब सिसिली इटली वाला क्षेत्र है उसके आसपास पड़ता है ये एटना। स्ट्रोम्बोली हमने देखा था कल वाले क्लास में, देखा था पिछले वाले क्लास में, स्ट्रोम्बोली का देखा था, भूमध्य सागर में। ठीक है, अब मैंने शायद लैपली द्वीप बोल दिया था शायद पिछले वाले में, लिपारी द्वीप है, लिपारी द्वीप। हाँ, इसको थोड़ा संभाल लेना, लिपारी, भूमध्य सागर में लिपारी द्वीप है, लिपारी, शायद मुझे अभी ध्यान आया कि मैंने लैपली द्वीप बोल दिया था पिछले वाले, लैपली द्वीप है, तो लिपारी भूमध्य सागर में लिपारी द्वीप है, ये वहाँ पर स्थित है स्ट्रोम्बोली। और ये क्या है, इसको प्रकाश स्तंभ भी बोलते हैं, हमने बताया ना कि भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी बोलते हैं स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को। अब हेक्ला ज्वालामुखी कहाँ पे है, ये आइसलैंड में है। ये सब सक्रिय पढ़ रहे हैं अभी हम। माउंट फ्यूजी कहाँ, जापान में है, और ये अफ्रीका में है, माउंट कैमरून। होंगा टोंगा होंगा पाई, ये क्या है, इसका नाम थोड़ा ऐसा है, टोंगा द्वीप, एक टोंगा द्वीप है वहाँ पर। हाँ, ये किलायू व मोनाला ये हवाई द्वीप में, ये हवाई द्वीप में स्थित है। और एटना वाली कहाँ पर, भूमध्य सागर में स्थित है, भूमध्य सागर में, खाली भूसागर लिख दे रहा हूँ, आप यहाँ भूमध्य सागर लिख लेना। और किलायू तीसरा वाला है, किलायू व मोनालोवा है, ये क्या है, सर्वाधिक मतलब सक्रिय ज्वालामुखी है, इसमें बहुत ज़्यादा लावा निकलता है। ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में लावा निकलता है। और कौन सी रह गई, कोई और रह गई, हेक्ला आइसलैंड हो गया, माउंट फ्यूजी जापान हो गया, माउंट कैमरून अफ्रीका होगा, होंगा टोंगा होंगा पाई ज्वालामुखी ये नाम है, होंगा टोंगा होंगा पाई ज्वालामुखी, ये टोंगा द्वीप में स्थित है। और बैरन ज्वालामुखी, ये तो समझ में आया, ये कहाँ पर है, बैरन ज्वालामुखी, ये मिस मत करो, ऐसा मत करो, देखो गलत बात हो जाएगी। बैरन ज्वालामुखी है अंडमान निकोबार पर, बैरन द्वीप है, ये भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, हमने लिखा था कि भारत की एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है ये बैरन ज्वालामुखी, ये बैरन द्वीप पर स्थित है, ये ध्यान रखो। ये तो क्वेश्चन पूछ जाएगा कि भारत में क्या सक्रिय ज्वालामुखी है, भारत में क्या पंख ज्वालामुखी है, पंख ज्वालामुखी भारत में है क्या, है, ध्यान रखो, पंख ज्वालामुखी भी भारत में है, सक्रिय ज्वालामुखी भी भारत में है। ठीक, और भारत में क्या फिर मृत ज्वालामुखी है या फिर प्रसूत ज्वालामुखी है, मृत ज्वालामुखी नहीं, नारकोंडम जो है ये पाकिस्तान में। फिर ये लिख लिया, अब हम प्रसुप्त ज्वालामुखी पढ़ लें। प्रसुप्त ज्वालामुखी देखो, प्रसुप्त ज्वालामुखी क्या लिखा है, विसुवियस कहाँ पे था, पीछे पढ़ के आए थे हम, चलिए बताओ। हाँ, इटली की नेपल्स खाड़ी में नहीं देखा था विसुवियस वाली ज्वालामुखी, इटली की नेपल्स खाड़ी में, तो इटली में क्या लिख लेंगे इसको, इटली। ठीक है, इसमें क्या लिख लेंगे, इटली, इटली की तरफ है, इटली की नेपल्स खाड़ी देखा था, यहीं पर देखा था प्लिनियन देखा था, प्लिनियन महोदय बच गए थे इसमें जब विस्फोट हुआ 33 किलोमीटर की ऊंचाई तक चला गया था। कहाँ पे, AD 79 में, समय कौन सा था वो, AD 79 के आसपास का समय था। तो ये इटली के नारकोंडम, ये देखो कहाँ है, ये कहाँ पे है, भारत में, ये फिर लिख लो भारत, अंडमान जो है, अंडमान भारत, यानी कि भारत में प्रसुप्त ज्वालामुखी भी है। अच्छा, पहले प्रसुप्त ज्वालामुखी परिभाषा तो समझ लो, ये तो रहेगी, हम लोग डायरेक्टली इसमें चले गए। प्रसुप्त ज्वालामुखी किसे कहेंगे, बैरन अंडमान, भारत में अंडमान। हाँ, देखो प्रसुप्त ज्वालामुखी की परिभाषा में क्या लिखोगे, ऐसे ज्वालामुखी जिनमें निकट भविष्य मतलब निकट समय में अभी कोई ज्वालामुखी क्रिया नहीं हुई है, ठीक है, और भविष्य में होने की संभावना है। ठीक, मतलब ऐसे ज्वालामुखी जिनमें निकट अतीत में जो निकट समय अभी निकल गया है उसमें अभी तक तो कोई हुआ नहीं उद्गार, ज्वालामुखी उद्गार, लेकिन भविष्य में थोड़ी ज्वालामुखी मतलब उद्गार की संभावना है। यानी कि ऐसे ज्वालामुखी जिनमें निकट अतीत में
कोई ज्वालामुखी उद्गार नहीं हुआ है, लेकिन या किंतु भविष्य में ज्वालामुखी उद्गार की संभावना बनी हुई है कि भविष्य में इसमें से निकल सकता है। तो ऐसी ज्वालामुखी को क्या बोलेंगे? प्रसुप्त या डोरमेंट ज्वालामुखी बोलेंगे। और मृत ज्वालामुखी की परिभाषा भी समझो अभी कि ऐसे ज्वालामुखी जिनमें ना तो निकट अतीत में कोई हुआ है और ना भविष्य में कोई संभावना है। समझ में आ रहा? ना तो अभी तक कुछ हो चुका है, ना तो इसमें निकट अतीत में बहुत टाइम से नहीं हुआ है, और अभी कोई संभावना भी नहीं लग रही है। यहाँ पे कोई ऐसे प्लेटों की जो गतियाँ उसके हिसाब से कुछ पता ही नहीं चल रहा है यहाँ पे। तो ज्वालामुखी के हमने कारक देखे थे ना, ज्वालामुखी कारक क्या थे, पढ़े थे हमने जो एक कारक क्या देखा था, प्लेटों की गतियाँ भी देखा था, और हमने देखा था कि दबाव भी कम हो रहा था, तापमान गहराई के साथ जाने में बढ़ रहा था। तो ये सब कारक ना इन ज्वालामुखी के आसपास नज़र नहीं आ रहे हैं। तो नज़र नहीं आ रहे तो हमसे भविष्य में भी नहीं हो पाएगा इसमें। ठीक है, ऐसे कैसे बोल दिया कि आपने कैसे बोल दिया ये डोरमेंट हो गया, ये डेड हो गया, ये एक्सटिंक्ट हो गया? इसको हमने डेड इसलिए बोल दिया क्योंकि जो हमने कारक पढ़े ज्वालामुखी की वो आसपास इसके भविष्य में दिख ही नहीं रहे हैं। तो भविष्य में जो वो आसपास कारक नहीं दिख रहे इसलिए हमने बोल दिया। और हो सकता है कल को यहाँ फूट जाए तो हम इसको तुरंत इसको डाल देंगे इसमें प्रसुप्त वाले में, और लगातार फूटने लगा तो फिर सक्रिय में डाल देंगे। आ समझ में? ये कोई हमने बना थोड़ा ना दिया अपने पास से, इसमें दिख ही नहीं रहा है बहुत टाइम तक, तो हमने अपने कैटेगराइजेशन से कर रखा है। ये चीज़ समझ में आ रही है? कल को ये इसमें से कोई सी इसमें से कोई सी इधर पहुँच सकती है कि भाई अब तो बहुत टाइम से नहीं निकला है, इसमें लगातार निकल ही रहे हैं ज्वालामुखी एक निश्चित समय में, लेकिन निकट अतीत में कोई निकले नहीं इसमें, मतलब एटना में नहीं निकले, तो बहुत टाइम से निकल रहा है। तो एटना को डाल दिया जाएगा प्रसुप्त में कि भाई निकट अतीत में इसमें कुछ नहीं निकलेगा, भविष्य में इसमें संभावना निकलने की, तो प्रसुप्त में पहुँच जाएगा। फिर ना निकले तो एटना फिर इसमें भी आ जाएगी मृत ज्वालामुखी। समझ में आ रहा है? ये ऊपर नीचे हो सकते हैं, शफल कर सकते हैं ये सब। तो स्ट्रोम्बोली ध्यान रखना, हेक्ला, माउंट फूजी ये सब हो गया। और प्रसुप्त ज्वालामुखी की हमने परिभाषा भी समझ ली कि ऐसे ज्वालामुखी जिनमें निकट अतीत में कोई ज्वालामुखी के उद्गार नहीं हुए हैं लेकिन भविष्य में ज्वालामुखी उद्गार की संभावना है, तो ऐसे ज्वालामुखी को क्या बोलेंगे? प्रसुप्त ज्वालामुखी बोलेंगे। जिनके नाम क्या है? वेसुवियस, जो इटली में पाई जाती है, इटली की नेपल्स खाड़ी में। वेसुवियस ज्वालामुखी हम पीछे पढ़ चुके हैं, और इसमें गोभी जैसी संरचना बनती है ना, गोभी के फूल जैसी संरचना बनती है। नारकोंडम क्या है? अंडमान, ये भारत में ये प्रसुप्त ज्वालामुखी है। और किलिमंजारो कहाँ बनेगी? तंजानिया, अफ्रीका में। तंजानिया, अफ्रीका, ये अफ्रीका में तंजानिया है ना, तो वहाँ अफ्रीका महाद्वीप। ठीक, किलिमंजारो कहाँ मिलेगा? तंजानिया, अफ्रीका। और फिर डेड और एक्सटिंक्ट ज्वालामुखी या वोल्केनोस क्या बोलेंगे कि ऐसे ज्वालामुखी जिनमें ना तो निकट अतीत में कोई ज्वालामुखी उद्गार हुआ है और ना ही भविष्य में ज्वालामुखी उद्गार की संभावना है, ऐसे ज्वालामुखी को मृत ज्वालामुखी बोलेंगे। जिनके एग्जाम्पल क्या हो गया? कोह सुल्तान, ये कहाँ पे है? पाकिस्तान। ठीक, कोह सुल्तान देखो पाकिस्तान। एकांकागुआ अर्जेंटीना, देवमन ईरान, और पोपा कहाँ मिलेगा? म्यांमार। ठीक है, माउंट अरारात, ये अरारात, माउंट अरारात कहाँ मिलेगा? तुर्की में। यानी कि अब जो टर्की बोलते हैं, टर्की उसका नाम बदल दिया उन्होंने अपने देश का नाम, उसको तुर्की नाम ख्याल मान लेंगे। ठीक है, तो तुर्की और इक्वेडोर में है चिम्बिजारो। सबके लिख दें हाँ इक्वेडोर और ये तुर्की है, और ये पोपा कहाँ मिलेगा आपको? म्यांमार में। और देवमन ईरान, एकांकागुआ अर्जेंटीना, देखो जल्दी, और कोस्तान पाकिस्तान। ठीक, एकांकागुआ अर्जेंटीना और पाकिस्तान, ये सब हो गए ज्वालामुखी। ठीक, अब हम ज्वालामुखी की अगली क्लास में क्या देखेंगे? देखो ये मतलब जो मैंने लिख रखे हैं यहाँ पे, इसके बाद ज्वालामुखी और है, हमने कितने आदि करके लिख देना, ये मत समझ इतने ही हैं, ये 550 हैं लगभग विश्व में सक्रिय ज्वालामुखी। तो 550 ज्वालामुखी है, जिसके 2/3 ज्वालामुखी कहाँ पर हैं? रिंग ऑफ फायर। ठीक है, सरकम पैसिफिक बेल्ट, एंडेसाइड लाइन, ये सब। और ये मृत ज्वालामुखी के नाम ध्यान रख लेना कि कौन कौन सी मृत की अवस्था में आ चुकी है। क्या भारत में कोई है? अभी भारत में ऐसे नहीं दिख रही है, यानी भारत में प्रसुप्त भी है, भारत में एक्टिव भी है, और भारत में मड वॉल्केनो भी है। ठीक, ध्यान रखिए। ये ज्वालामुखी के प्रकार हमने पढ़ लिए। अब हम ज्वालामुखी वाले क्लास में, आगे वाली क्लास में क्या देखेंगे? ज्वालामुखी भू आकृति, कि ज्वालामुखी से कैसे कैसे भू आकृति बन रही है वो हम देखेंगे, समझेंगे। ठीक है, इतना रखते हैं कि ज्वालामुखी भू आकृतियाँ क्या है, ऐसे हम देखेंगे। बेथेलिस्क स्टॉक वगैरह सब बनता है, सब कैसे बन रहा है, ये बेथेलिस्क कैसे, मतलब ज्वालामुखी जो लावा अंदर अंदर जम जाता है उसमें आकृतियाँ बन जाती है, वो हम पढ़ेंगे अगली वाली क्लास में। लेकिन ये समझ में आया? ये दोनों प्रक्रिया समझ लेना, इनमें थोड़ा थोड़ा अंतर क्या है। इसमें जल नीचे जा रहा है, दरार के सहारे, दरार पड़ी, जल नीचे चला गया, फिर गर्म होकर ऊपर उठा, तब कीचड़ नीचे आया। और इसमें क्या है, वो जल वहीं पर रुका, बस मैग्मा ऊपर आया, संपर्क में आया जल को ऊपर भेज दिया, कीचड़ लेके चला गया ऊपर। ठीक, और छद्म ज्वालामुखी बोलते हैं। मड पेंट ज्वालामुखी समझ रहे हो? पेंट पॉट, रंगीन आती, कलरफुल आती कीचड़ यहाँ पे पेंट पॉट में। ठीक, इतना रखते हैं हम, कल अगली वाली क्लास में ज्वालामुखी भू आकृति देखेंगे।